नमस्कारम। आज हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को। ब्रिटिश कंपनियां किस तरीके से भारत में कृषि को, खेती बाड़ी को कॉमर्स में चेंज किया और अपने हित के लिए उसका इस्तेमाल किया, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। इंडिया में ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से क्रॉप फसलें हुआ करती थी, जिसमें लोगों के डेली लाइफ में यूज होने वाले जो भी खान पान की वस्तुएं थी उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन कुछ हिस्सों में, भारत के कुछ हिस्सों में, खास करके दक्षिणी भारत में मसाले भी उगा करते थे। अंग्रेज मसाले के साथ साथ कुछ और भी कमर्शियल क्रॉप को लाना चाहते थे, उगाना चाहते थे। उसमें इंडिगो, ओपियम, इंडिगो को हम नील कहते हैं, ओपियम को अफीम कहते हैं। अफीम एक नशीला पदार्थ है, काफी नशीला पदार्थ है। नील एक रंजक है जिससे कपड़ा को रंगा जाता था। उस समय में इसकी मांग काफी थी और यूरोप वाले इसको काफी पसंद करते थे। हालांकि यूरोप में भी एक खास तरह का पौधा पाया जाता था जिसका रंग हल्का नीला था, तो लोग इसको पहले पसंद करते थे। बाद में नहीं कुछ मिला तो उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी पहली पसंद इंडिगो थी। इंडिगो इंडिगो पहले अमेरिकन आइसलैंड में काफी मात्रा में उगा करता था। फिर बाद में जब वहां पे ब्रिटिश का कॉलोनी छीन गया, जो अमेरिकन रिवोल्ट हुआ, उसके बाद ब्रिटिश को नई जगह की तलाश थी जिसे उसने भारत में स्टार्ट किया। अफीम एक नशीला पदार्थ है, इसको सूंघने या फिर खाने से काफी नशा आता है। इस ओपियम का व्यापार ये ब्रिटिश चाइना के साथ करता था, और वो भी अवैध तरीके से, लीगल नहीं बल्कि इलीगल था। तो चाइनीजों ने इसका विरोध किया और फिर उसने एक नए तरीके से नए जगह पे इसकी खेती की शुरुआत की। हालांकि भारत में मेनली इंडिगो का कल्टीवेशन किया जाता था। इसी के साथ पेपर भी था, काली मिर्च, जिसे आप अपने आसपास में क्षेत्रीय भाषा में गोल मरीच या मरीच भी कहते हैं। फिर सुगर था, टी था, ये सब कुछ कमर्शियल फसलें थी। इसके व्यापार के लिए ये लोग इसका कल्टीवेशन करवाया करते थे। खास करके इंडिगो में ये होता था कि इंडिगो के कल्टीवेशन में जो किसान था उनको बहुत कम हिस्सा मुनाफा मिलता था। कंपनी के लोग किसानों को, फार्मर्स को लोन दिया करता था कि आप खेती करिए, और करना है तो इंडिगो का ही करना है। बाय फोर्स करवाया जाता था, और वो लोन का इंटरेस्ट रेट इतना हाई था कि उस इंडिगो से जो आमदनी होता था उसका एक छोटा सा हिस्सा ही किसान को मिलता था, और जिससे वो लोन को चुकता नहीं कर सकते थे। इस स्थिति में किसानों को काफी घाटा होता था और किसान लोन के चक्र में फंस जाया करते थे। इसका दूसरा हानि ये था इंडिगो की कल्टीवेशन में कि कल्टीवेशन का जो लैंड था वो भूमि, फर्टिलिटी उसकी चली जाती थी, उस भूमि की फर्टाइल सॉइल नहीं रह पाता था। साथ ही जब लोन चुकता नहीं कर पाते थे किसान, तो लोन को चुकाने के लिए वे मनी लेंडर्स के पास जाते थे मनी लेने के लिए, और इसमें मनी लेंडर्स भी एक अहम भूमिका निभाते थे फायदा लेने में। तो फायदा कंपनी को हो रहा था, उससे थोड़ा कम फायदा मनी लेंडर्स को मिल रहा था, और सबसे घाटा में फार्मर्स ही थे जो इंडिगो का खेती किया करते थे। इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा, वो इम्पैक्ट क्या था अभी देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। यदि नहीं तो कृपया जरूर पूछें कि यहाँ गलतियां हो रही हैं या फिर यहाँ मैं बहुत स्पीड जा रहा हूँ, तो आप सलाह या फीडबैक दे सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और स्वागत करता हूं मैं ऐसे फीडबैक का। हम अभी इसके इम्पैक्ट को जानेंगे। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट क्या हुआ। जो ब्रिटिश इंडस्ट्री था और उसके जो ट्रेडर्स थे उनको काफी इससे बेनिफिट होने लगा। वो भले ही इंडिगो का ट्रेड हो, टी का हो, शुगर का हो या पेपर का हो, इन सब से सिर्फ और सिर्फ खास मायने में
ब्रिटिशर्स कंपनी और ट्रेडर्स को फायदा हुआ, बेनिफिट्स हुआ। इंडियन फार्मर्स काफी एक्सप्लॉइट हुए, एक्सप्लॉइट, शोषण इनका हुआ। कई किसान तो आत्महत्या कर लिया करते थे लोन नहीं चुकता करने के कारण, और क्योंकि उनको खाना भी चाहिए होता था तो अपने खाने के लिए फसलें उगा नहीं पाते थे, उनकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती थी। तो इन सब के कारण कई किसान सुसाइड कर लिया करते थे, आत्महत्या कर लिया करते थे। इंडियन फार्मर्स हमेशा ही लोन साइकिल में फंसे हुए होते थे। उनको एक लोन चुकता कर रहे हैं, दूसरे लोन को वो ले रहे हैं, एक लोन चुकता कर रहे हैं, दूसरे लोन को ले रहे हैं। हमेशा ही मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक वे लोन में ही फंसे होते थे, ऐसी स्थितियां थी। और इस एक्सप्लॉयटेटिव चेन में सबसे ज्यादा मेन भूमिका कह लें मनी लेंडर्स का था। मनी लेंडर्स किसानों को लोन चुकाने के लिए रुपया देती थी और उसके बदले वे उनकी जमीन को हड़प लिया करते थे, उनसे बेगारी करवाया करते थे और बंधुआ मजदूर के तौर पे उनसे काम करवाया करते थे। कई तरीकों से मनी लेंडर्स फायदा लिया करते थे फार्मर्स का। इसके जब इतना कष्ट झेल रहे थे किसान और इतना परेशानियां हो रही थी तो रिवोल्ट होना जायज था। कुछ कहीं न कहीं कुछ लोगों के मन में विद्रोह करने की भावना भी थी कि हम इसका मुकाबला करेंगे, हम विरोध करेंगे। और उस विरोध का परिणाम भारत में 1917 में देखने के लिए मिला, चंपारण सत्याग्रह में। इससे पहले ही 1859 में एक बार रिवोल्ट हुआ वेस्ट बंगाल में। बंगाल में जो रैयत था उनके खिलाफ ये रिवोल्ट हुआ, क्योंकि ये काफी एक्सप्लॉइट किया करते थे फार्मर्स का। और इसमें जो फार्मर्स थे, इस रिवोल्ट में जो फार्मर भाग लिए थे, वे फार्मर हथियार के साथ उस कंपनी पर, फैक्ट्री पर आक्रमण किया जहां पे इंडिगो को कन्वर्ट किया जाता था, उसको पाउडर में चेंज किया जाता था। उस पे ये फार्मर्स आक्रमण कर दिया हथियार के साथ। इसके बाद अंग्रेज कंपनी ने एक कमीशन को बैठाया जिससे ये डिसाइड करता, या ये कमीशन का एक काम था कि वो पता लगाए कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, रैयत कितना फायदा ले रहा है और किसान को कितना मिल रहा है। लेकिन ये काफी कारगर नहीं रहा था, ये बस एक दिखावा मात्र ही था। लेकिन जो रिवोल्ट 1917 के आसपास हुआ और फिर एक मूवमेंट हुआ, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ मूवमेंट, वो चंपारण सत्याग्रह हुआ। और भारत में पहली बार गांधी जी ने किसी आंदोलन को लीड किया था और ये आंदोलन सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। बिहार के ही एक लीडर थे रामचंद्र शुक्ला, ये गांधी जी को इन सब बातों से अवगत कराए थे कि चंपारण में, बिहार के चंपारण में ये ऐसी स्थितियां किसानों की है और आप आइए वहां पे बात करिए। और फिर गांधी जी उनके कहने पे बिहार आए और बिहार में किसानों के सपोर्ट के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया जो चंपारण सत्याग्रह के ग्रह कहलाया। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने गांधी जी की बातों को माना और किसानों के हित के लिए कुछ सुधार करने का वचन दिया और सुधार भी किया। ये यहाँ तक का कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत हो तो जरूर पूछिए और मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर पे सुरक्षित होंगे। और पढ़ाई का ये जो नया मॉड्यूल है, ये नया तरीका है, ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल के थ्रू या फिर नेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा फायदा लें। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको पहले से ज्यादा अटेंटिव और सही बातें जा रही हैं, मीन्स कि आप तक पहुंचने का तरीका, यदि ये स्थितियां नहीं होती लॉकडाउन तो हम लोग क्लास में जरूर मिलते, लेकिन क्लास चूंकि अभी बंद है लॉकडाउन के कारण तो हमें मजबूरन ये करना पड़ रहा है। और मैं भी चाहता हूँ कि क्लास खुले, स्कूल आए और सामने से आके पढ़ाएं। उसमें जो अनुभूति है, जो खुशी और जो आनंद है वो इसमें नहीं है। बस मान लेना पड़ता है कि आप सब पीछे बैठे हैं या फिर सामने खड़े हैं, सामने बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं।
और मुझे बोलना पड़ता है, बस बक 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 करना पड़ता है, ऐसी स्थितियां हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी स्थितियां हैं अभी इसका फायदा लें और अधिक से अधिक फायदा लें। यहाँ पे भी किसी को कोई परेशानी हो, डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।